क्या पढ़ाना है? ट्रायंगल, त्रिभुज पढ़ेंगे आज। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या त्रिभुज में क्या, कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज बनता कैसे है, कब त्रिभुज संभव होता है, कि मतलब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज संभव कब होगा, तो वो भी सीखेंगे आज। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले हमको पता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हमने त्रिभुज का नाम लिख दिया एबीसी। त्रिभुज क्या है? एबीसी है। अब त्रिभुज बना तो त्रिभुज में कितने कोण हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो त्रिभुज में अभी हमने बताया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। तो भुजाएं कितनी हो गई त्रिभुज में? तीन। अब त्रिभुज में कोण कितने हैं? 1 2 3, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब बात करते हैं त्रिभुज में शीर्ष की। तो शीर्ष कितने हैं त्रिभुज में? 1 2 3, 3 शीर्ष हो गए। ठीक है, तो अगर हम लिखें कि त्रिभुज में कोण कितने, तो कोण कितने हैं इसमें? 3 कोण है। कितने? 3। त्रिभुज में भुजाएं कितनी है? वो भी क्या है? 3 है। ठीक है, अब कोण कौन कौन से हैं? तो कोण मान लो ये ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो कौन कौन से कोण हो जाएंगे? कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये 3 कोण है। अब त्रिभुज के शीर्ष हैं, भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, और शीर्ष कितने हैं? शीर्ष भी त्रिभुज के कितने हैं? 3 शीर्ष है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने सीखी कि त्रिभुज की आकृति बनती है 3 भुजाओं से, और जब त्रिभुज तैयार हो जाता है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि त्रिभुज को ये सीखेंगे कि त्रिभुज हमने बना दिया, लेकिन त्रिभुज संभव कब होता है, कि बनता किस कंडीशन पे त्रिभुज, किस आकृति को हम बोल देंगे कि ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नाप तोल के तो त्रिभुज बना नहीं रहे, तुम्हें समझना है, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे इसके, भुजाओं के नाम। ठीक है, भुजाओं के नाम देखो। सबसे पहले भुजा क्या है? त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज क्या है? ए बी सी। अब देखो, हम 2-3 त्रिभुज बनाते हैं। कितने? 3 त्रिभुज। अभी हम बताएंगे इसमें कि त्रिभुज संभव कब है। जब 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे तब पता चल जाएगा। अब सुनो मेरी बात। एक त्रिभुज की भुजा है 7, एक है 3 और एक है 5, एक है 8, 3 4, 5 2 6। अब ये त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, सब में तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि त्रिभुज ये है कि नहीं है, कि त्रिभुज इतनी लंबाई में बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये जांच करने की ये कंडीशन है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा देखेंगे। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7 है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है 7। और इसके बाद जो अन्य 2 भुजाएं बचे उनका करेंगे योग। क्या करेंगे? योग। अगर उनका योग उस बड़ी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज संभव होगा। अगर उनका योग उन दोनों उस बड़ी भुजा के बराबर या छोटा होगा तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना है? 7 है। अब इनका हम योग करेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो ये क्या होगा? 8 हमारा बड़ा हो जाएगा। जो उन संख्याओं का त्रिभुज की दूरी का जो भुजाएं हैं उन दोनों का योग किया तो इस बड़ी भुजा से ज्यादा है।
तो इस कंडीशन में क्या है, त्रिभुज है संभव। क्या है, त्रिभुज संभव है। मतलब संभव क्या है कि त्रिभुज बन सकता है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी, हम चाहे जितनी भी दूरी ले लें, त्रिभुज बनाने का प्रयास करें उतनी लंबाई का अगर स्केल से, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिभुज बनेगा कब, जब सबसे बड़ी भुजा को लेंगे और जो संगत दोनों भुजाएं छोटी होंगी उनका योग करेंगे। अगर त्रिभुज की भुजा से बड़ा है, बड़ी भुजा दे, तो त्रिभुज संभव होगा। अगर छोटा होगा तो संभव नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। सबसे बड़ी भुजा 8, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो इससे बड़ा है ही नहीं। तो जब इससे बड़ा नहीं है तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, 8 और ये बड़ा है और ये 4 3 कितने हैं 7। तो अब बड़ी भुजा क्या है 8 है और ये योग क्या है छोटा है। ठीक है, तो अब त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। अब देखो इसको, देखो इस वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 6 है। अब 6 को छोड़ेंगे, अन्य 2 भुजाएं देखेंगे जो छोटी है, उनका योग करेंगे। योग देखेंगे तो हमारा क्या है अधिक है। तो जब योग अधिक हो जाएगा तो हमारा त्रिभुज क्या है संभव है। फिर इसको देखेंगे, बड़ी भुजा कौन सी 7 और योग क्या है छोटा है। तो जब योग छोटा हो जाएगा तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो लिख दो त्रिभुज संभव नहीं है। इसमें त्रिभुज क्या था संभव था, त्रिभुज संभव है क्योंकि बड़ी भुजा जो है इन दोनों के योग से कम है, तो त्रिभुज संभव हो जाएगा। तो ये हमारी है त्रिभुज संभव होने की कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, किस कंडीशन में कितने प्रकार के होते हैं। जैसे त्रिभुज टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल है वो 2 होते हैं। कैसे पहचान, एक होते हैं भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, एक होते हैं भुजाओं के आधार पर, एक होते हैं कोणों के आधार पर। कैसे होते हैं त्रिभुज, एक भुजाओं के आधार पर होते हैं त्रिभुज और एक कोणों के आधार पर होते हैं। इतने प्रकार के होते हैं। तो वो चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मेट दे रहे हैं, तुम लोग इसको नोट करो किस पे, यूट्यूब पे। ठीक है, इसको नोट करना, नहीं तो फिर समय लगेगा, हम बता नहीं पाएंगे। वीडियो आएगा, इसको नोट करना। ठीक है, चलो अभी देख लो थोड़ा, मिटते इसको, लिख लो थोड़ा, लिख लो लिख लो, क्योंकि बीच में और ना नोट करो तो जल्दी जल्दी बता दें, तो वीडियो में नोट कर लेना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इधर समझा देंगे उधर नोट कर लेना। ठीक है, मेट रहे हैं। अब समझेंगे त्रिभुज के प्रकार। अच्छा, ये जानते हो कि त्रिभुज कैसे लिखा जाता है। जैसे कोण हम लोग लिखते हैं तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि कोण कैसे लिखते हैं, ये क्यों लिख दिया, वो क्यों लिख दिया। ये पता है ना, हमेशा ट्रायंगल को क्या रखते हैं, जो कोण लेना होता है उसको बीच में रखते हैं, मिडिल में। ठीक है, और बाकी जैसे लिखना हो लिख लो। जो त्रिभुज का कोण लिखना है उसको हम बीच में रखते हैं और बाकी सब आस पास रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। जैसे चलो एक चीज समझ लो बेसिक, जैसे ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ABC। अब जैसे में कोण लिखना है क्या, ए कोण लिखना है, तो ए कोण कितने तरीकों से लिख सकते हैं। चाहे तो हम लिख दें बी कोण BAC, इसको बीच में रखना है एंगल को, तो लिख सकते हैं BAC। या तो एक तरीका और, इधर से नहीं लिख सकते, सब भी तो बीच में होगा, CAB, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं CAB। बोलो, अगर ये कोण लिखना है तो 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, BAC और या फिर CAB। कोण तो यही है ना। अगर ये कोण लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या, कोण ABC। क्या लिख सकते हैं, कोण ABC या तो CBA, ये भी तो लिख सकते हैं, कोण CBA। C एंगल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ACB लिख सकते हैं, ACB या BCA। हमेशा एंगल जो हम ले रहे हैं उसको मिडिल में रखना है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार समझते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया है। चलो त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, चलो अब समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले समझेंगे त्रिभुज के प्रकारों में कि भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर,
भुजाओं के आधार पर, तो हम लोगों ने भुजाओं के आधार पर नाम सुने हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इतने ही नाम तो सुने हैं। चलो इनको समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज है हमारा ABC, ठीक है। अब अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, कितनी? तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। फिर समझते हैं, अगर कोई त्रिभुज है PQR और उसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर है। कितनी भुजाएं बराबर है? सिर्फ दो भुजाएं, और एक उनसे बराबर नहीं। मान लो ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर की हैं और ये 3 सेंटीमीटर, तो मतलब दो भुजाएं बराबर है, एक क्या है? उसके विपरीत है। तो वो त्रिभुज क्या होगा जिसकी दो भुजाएं, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु। नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें बोला समबाहु, सम मतलब समान, और बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है, मतलब सभी भुजाएं बराबर है। और इसके नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। अब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब बारी आती है तीसरे त्रिभुज की। अब ये त्रिभुज है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। मतलब कैसे बराबर नहीं है? सब क्या है? कोई 2 सेंटीमीटर है, कोई 3 सेंटीमीटर है, कोई 4 सेंटीमीटर है, तो कोई एक दूसरे के बराबर तो है नहीं। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इनकी नापे अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कोई बराबर नहीं, मतलब विषम है। क्या है? विषम बाहु है। तो विषम मतलब कोई भी बराबर भुजाएं नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो त्रिभुज हुए ये किसके आधार पर हुए? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलो अब देखते हैं कोणों के आधार पर। तो हेडिंग डालते हैं कोणों के आधार पर। अब कोणों के आधार पर कैसे त्रिभुज होते हैं? तो एक होता है कोणों के आधार पर न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। फिर एक होता है समकोण, फिर एक होता है अधिक कोण। अब उसको समझते कैसे हैं? आओ समझे। कोणों के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उनको भी समझेंगे हम लोग। चलो देखो, जो ये त्रिभुज है, अब हम देखो लिखने जा रहे हैं। एक कोण मान लो, लेकिन ये भी तो हमने बताया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। कुछ भी एंगल बदलेगा लेकिन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना कोण बनाएगा? 180 अंश का। समझ में आई बात कि नहीं? तो चलो कोण बनाते हैं। मान लो एक हो गया 70, एक हो गया 60, ठीक है, और ये हमारा हो गया 50, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो योग कितना प्राप्त होगा? 180, ठीक है, क्योंकि हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180। अब जब हमारा न्यून कोण की कंडीशन होगी, न्यून कोण क्या कहता है कि जो तीनों कोण होंगे वो 90 से क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे? 90 से कम होंगे। तो जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होते हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण वाले में आ जाएगा। अब बारी आती है कि अगर त्रिभुज का एक कोण क्या हो, इसको ऐसे बनाते, समझ में आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो, अब बनाते हैं। एक कोण 90 डिग्री है,
ये 45 डिग्री है, ये भी क्या है 45 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, जब त्रिभुज के किसी भी एक कोण का मान, क्या क्या बोल रहे हैं, जब त्रिभुज के किसी भी एक कोण का मान क्या हो 90 डिग्री हो, तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, अब बारी आती है हमारे अधिक कोण की। तो अधिक कोण क्या है कि जब किसी त्रिभुज के एक कोण का मान क्या हो 90 से अधिक हो। 90 से क्या हो अधिक, अधिक मतलब ज्यादा हो, तो किससे ज्यादा हो 90 से ज्यादा हो, तो वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, बोलो। जैसे मान लो एक 95 डिग्री है, एक है हमारा, ठीक है, और एक है, ठीक है। तो अब एक कोण हमारा त्रिभुज का कितने डिग्री है 90 से अधिक है, तो जब 90 से अधिक हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। बोलो, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो कोणों के आधार पर कितने हो गए, एक तो हो गया न्यून कोण, एक तो हो गया समकोण, एक तो हो गया अधिक कोण। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इतना नोट करेंगे, लेकिन कब नोट करेंगे, वीडियो में नोट करेंगे। कि अभी नोट करना चाहोगे, नोट करना चाहो तो कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। समरूप और सर्वांग सम। अब हम लोग क्या सीखेंगे, समरूप और सर्वांग सम। चलो देखते हैं समरूप क्या है, समरूप और सर्वांग सम। ठीक है, चलो देखते हैं। समरूप मतलब समान रूप, ठीक है। सर्व अंग सम, सर्वांग सम मतलब क्या कह रहा, सर्व अंग सम मतलब सभी एक एक चीज समान हो, मतलब आकृति जो हो, आकृति तो समान होनी चाहिए, उसके साथ साथ आकार भी समान होना चाहिए। सर्वांग सम ये बोलता है सर्व अंग समान। और समरूप मतलब समान रूप, हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं है, रूप क्या हो समान हो, नाम से क्लियर है समान रूप। जैसे बात करते अगर ये हमारा क्या है, व्रत है, व्रत है, अब एक हमने व्रत बना दिया। अच्छा, अब हम तुमसे पूछेंगे कि ये दोनों क्या है, तो तुम क्या बोलोगी, व्रत बोलोगी ना, व्रत बोलोगी। अब हम तुमसे पूछेंगे कि ये आकार में समान है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, आकार क्या है इनके। अब हम बात करेंगे आकार और आकृति, क्या करेंगे, आकृति। तो हमारा समरूप कंडीशन क्या कहता है, आकृति हमारी क्या हो समान हो, लेकिन आकार अगर समान नहीं हो, अगर दोनों चीजें समान हो जाएंगी तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। और समरूप क्या कहता है, आकार चाहे अनिश्चित हो लेकिन आकृति क्या हो समान हो। ठीक है, तो जब दो चीजें एक जैसे, जैसे ये व्रत हैं और व्रत क्या है बड़े छोटे हैं, तो आकार तो समान हो गया, तो आकार क्या, आकार से मतलब नहीं है लेकिन आकृति समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप। तो अगर हम पूछे तुम ये समरूप है, तो तुम बोल दोगे हाँ समरूप है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोल दें, अब बताओ ये समरूप है कि नहीं, तो क्यों समरूप नहीं है, क्योंकि ना तो इनका आकार निश्चित है और आकृति तो निश्चित नहीं है, क्योंकि ये वर्ग है और ये क्या है, व्रत है। तो ये दोनों आकृति क्या हो गई, अलग अलग। तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, क्या कर रही, कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। तो ये हमारा क्या है, समरूप नहीं। समरूप कब होगा, आकार में तो हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आकार में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आकृति में नहीं कर सकते। आकृति बदल जाएगी तो समरूप भी नहीं होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो समरूप क्या कहता है, आकार तो बड़ा छोटा हो जाए लेकिन आकृति क्या हो, सेम हो। जैसे हमने ये वर्ग बनाया और ये वर्ग बना दिया, तो हैं दोनों वर्ग ही ना, आकृति कम ज्यादा हमें कोई मतलब, आकार कम ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं, आकृति क्या हो समान हो। सर्वांग सम क्या कहता है, सर्वांग सम कहता है कि आकार
और आकृति दोनों क्या हो, दोनों निश्चित हो। मतलब अगर आकार हमारा क्या है, कम ज्यादा है तो सर्वांग सम नहीं होगा, आकार भी समान होना चाहिए। अगर हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहे हैं तो अगर दूसरा भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्ग होगा, अरे वृत्त होगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। ये नहीं करेंगे कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया और एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया, तो सिर्फ तो इनके दोनों कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही। भाई आकार तो मिल गया, अरे आकृति तो मिल गई सर्कल की, लेकिन आकार तो अनिश्चित है ना। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे हम बोल दें कि एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, तो ये दोनों है तो वृत्त, लेकिन क्या है, इनका हमारा आकार क्या है, अनिश्चित है। क्या है, आकार नहीं समान है, तो ये सर्वांग सम नहीं होगी। लेकिन हम अगर इधर समान आकृति का बना दें, क्योंकि हम लोग बना तो पाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा छोटा लग रहा है तो हम लिख देंगे क्या कि ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये भी क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब वैसे तो बना नहीं रहे, नाप के रेडियस की बना दे, तो ऐसे बन रहा है तो बननेगा कुछ ना कुछ। तो अब ये हमें देख लिया कि जो दूरी है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया तो दोनों 7-7 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें कि सर्वांग सम नहीं होने का, तो सर्वांग सम कम नहीं होगा। जैसे इसकी त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, सर्वांग सम की कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आकृति तो निश्चित है, वृत्त है, लेकिन आकार क्या है, कम ज्यादा है। इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त, अरे मतलब ये हमारा क्या है, सर्वांग सम नहीं है। सर्कल तो है, आकृति तो निश्चित है कि सर्कल है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। जैसे अब अगर हम सर्वांग सम का एक और एग्जांपल ले, तो ये समान है, समान घन है, तो देखो आकृति भी समान है और आकार भी समान है, तो जब आकृति आकार दोनों समान होंगे तो सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक बनाया घन और एक बना दिया आयत, तो अब क्या हो गया, ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम कंडीशन आकार आकृति दोनों क्या हो, समान हो, तभी सर्वांग सम की कंडीशन अप्लाई होगी। और समरूप क्या कहता था, समरूप आकृति निश्चित हो, आकार अगर अनिश्चित होगा तो सर्वांग समरूप हो जाएगा। अगर दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो सर्वांग सम हो जाएगा। और इसमें ये भी है कि कोई भी आकृति अलग अलग ना हो, कि एक वृत्त है और एक घन है तो हम कह देंगे समरूप नहीं। ठीक है, आकृति क्या हो, समान हो, कि एक आकृति अगर सर्कल की है तो दूसरी भी सर्कल की होनी चाहिए, इसमें वर्ग की है, तो ये क्या है, समरूप नहीं है, ये समरूप है। आकार से में नहीं मतलब है, आकृति सेम मिल गई, ये भी घन है ये भी घन है, तो कोई बात नहीं, समान है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ समरूप और सर्वांग सम। ठीक है, तो समरूप की एक और कंडीशन होती है कि समरूप कैसे पहचानेंगे, समरूप कैसे पहचानेंगे, तो समरूप क्या बोलता है, जैसे अगर हम त्रिभुज ले लें, क्या ले लें, त्रिभुज। समरूप की एक और कंडीशन है, अगर हम त्रिभुज ले लें तो संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, या उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो, उनके अनुपात क्या हो, बराबर हो, मतलब उनकी लंबाइयां क्या हो, अनुपातिक हो। मतलब अगर ये भुजा हमारी ए बी सी त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है, तो क्या हो, भुजाओं के आधार पर कैसे अनुपातिक होंगे, जैसे ए बी बराबर पी क्यू, मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, अगर हम लिखें तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी पी आर, मतलब ये जो भुजा होगी वही ये भुजा अनुपात में हो, मतलब पी क्यू पी आर बराबर, अब जैसे ये बी सी तो इसका भी आधार क्या है, क्यू आर। अब इनका जब हम अनुपात लें तो क्या हो, बराबर हो, अनुपात जिसे मान लो अनुपात आए 1:3, 1/3 1/3 1/3, तो अनुपातिक अनुपात बराबर है, तो अनुपात बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समरूप कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर हमारे कोण बराबर, जैसे ये कोण ए है
तो संगत त्रिभुज का कोण पी भी क्या हो, बराबर हो। अगर ये कोण बी है तो इसका कोण क्यू भी क्या हो, इसके बराबर हो। कोण सी कोण आर के बराबर हो तो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब जैसे इनकी भुजाएं कैसे, हम माने ये 3 ये 6, ये हो जाएगा, इसको मान लो 4, ये 8, 5 और 10। ठीक है, ये भुजाओं की लंबाई दी गई है। अगर इन भुजाओं को हम इस फार्मूले में रखें तो अगर ये बराबर होते हैं अनुपात तो हमारा क्या होगा, समरूप की कंडीशन है, और बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं है। तो चलो रखते हैं। ए बी का मान कितना है 3, ए बी का मान 3 और पी क्यू का मान 6 लिख दो बराबर। ए सी 4 है, पी आर कितनी है 8, बी सी कितनी है 5 और क्यू आर कितनी है 10। तो काटेंगे अगर हम इनको तो क्या आएगा 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो अनुपातिक हैं, लंबाइयां क्या है अनुपातिक बराबर हैं, तो ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। ठीक है, कि समरूप कैसे पहचानना है, सर्वांग सम कैसे पहचानना है, उसकी कंडीशन है। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब इसके बाद ये तो थी हमारी इंट्रो क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन से हम लोग एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे कि सवाल हल कैसे किए जाते हैं। अभी तो हमने परिचय पढ़ा कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है, इतनी चीजें पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इतना तुम लोग नोट करो, अगली क्लास में एक्सरसाइज से पढ़ाएंगे, नोट करो।